गुड मॉर्निंग क्लास। लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कल 10th क्लास की बात कर रहे थे। 10th क्लास में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका हम रिवीजन कर रहे थे। ठीक है, जनन के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, जनन में हमने कल देख लिया था कि परिभाषा क्या होती है। जनन में हमने ये पढ़ा था जीवों में अपने समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। जनन में हमने देखा कि जीव होते हैं, जीवों के कितने प्रकार होते हैं। हमने कहा 2 प्रकारों से हम इनको पढ़ते हैं। पहला कौन सा, एक तो हमने कहा था एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा था, हमने कहा बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय। ठीक है, एक कोशिकीय जीव क्या, जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर के बना होता है। बहुकोशिकीय जिनका शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। जनन में हमने लास्ट में हमने क्या पढ़ लिया था कि इसमें जो विधियां होती है, ठीक है, विधियां कौन सी, हमने देखा था जनन 2 प्रकार से देखा जाता है। 2 प्रकार कौन से, एक तो होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। विधियों के बारे में हम जो पढ़ रहे थे, हमने कहा अलैंगिक जनन की विधियां। कौन सी विधियां, अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन के बारे में वापस थोड़ा बात करें तो क्या होता है, हमने कहा इसमें नर और मादा युग्मक आवश्यक नहीं होते हैं। नर और मादा युग्मक आवश्यक नहीं होते हैं। ठीक है, नर और मादा युग्मक न होकर अलैंगिक जनन में क्या देखा जाता है, एक ही पैतृक के द्वारा, या बोल सकते हैं एक ही कोशिका या जीव के द्वारा या फिर पैतृक के द्वारा नई संतति का निर्माण या नए जीव का निर्माण देखा जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमने कल पढ़ ही लिया था कि जनन क्या होता है। जनन कितने प्रकार का, हमने कहा 2 प्रकार, एक तो होता है लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की विधियों की बात कर रहे थे। इसमें क्या, हमने कहा नर और मादा युग्मक आवश्यक नहीं होते, साथ में एक ही कोशिका या जीव बोल सकते हैं या पैतृक बोल सकते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, नए जीव या नई कोशिका का निर्माण देखा जाता है। ठीक है, अलैंगिक जनन की ही हमने कल 2 विधियां पढ़ ली थी। अलैंगिक जनन, ठीक है, अलैंगिक जनन की बात कर रहे थे कल, हमने इसकी विधियों के बारे में बात करी थी, विधियां। ठीक है, एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। पहली कौन सी थी, विखंडन। दूसरी पुनरुद्भवन, जिसे हम पुनर्जनन भी कह रहे थे, पुनरुद्भवन। तीसरी मुकुलन। नेक्स्ट बीजाणु समासंग। और नेक्स्ट कौन सी थी हमारे पास में, कायिक प्रवर्धन। ठीक है, यहाँ पर अलैंगिक जनन की विधियां, जिसमें हमने कल विखंडन पढ़ ली थी, विखंडन के साथ में पुनरुद्भवन, दोनों विधियों को हमने देख लिया था। विखंडन में ही बात करें तो हमने इसमें भी 2 विधियां देखी थी। एक तो कौन सी, द्विखंडन। ठीक है, और नेक्स्ट बहुखंडन। द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन की बात करें तो किसी भी जीव का या पैतृक का क्या होना, 2 खंडों में विभाजित होना, और 2 खंडों में विभाजित होकर क्या करना, नए जीव का निर्माण करना। ये तो क्या था, द्विखंडन। उदाहरण की बात करें तो हमने अमीबा में देखा था, अमीबा में जो प्रजनन की विधि है वो कौन सी है, द्विखंडन है। और द्विखंडन किसमें शामिल होती है, हमने कहा इसको विखंडन भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो क्या है, एक प्रकार के अलैंगिक जनन की विधि है। बहुखंडन में बात करें तो बहुखंडन में हम क्या कह रहे थे कि किसी जीव के शरीर का क्या होना, टुकड़ों में विभाजित। अब वो जो टुकड़े हैं या जो खंड है वो क्या हो सकते हैं, हमने कहा 2 से अधिक हो सकते हैं, 2 से अधिक या अनेक भागों में विभाजित हो सकते हैं, अनेक भागों में विभाजित हो सकते हैं। उदाहरण की बात करें और अनेक भागों में विभाजित होकर क्या करते हैं, पुनः नए जीव का निर्माण करते हैं।
ठीक है। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में क्या आ जाएगा, कल हमने प्लाज्मोडियम की बात करी थी, प्लाज्मोडियम की कोशिकाएं, ठीक है। यहाँ पर विखंडन पूरा हो चुका है। विखंडन के बाद पुनरुद्भवन की बात करें, जिसे हम क्या कहते हैं, पुनर्जनन भी कहते हैं। पुनरुद्भवन का मतलब क्या, किसी कोशिका का शरीर, या बोल सकते हैं कि किसी जीव का शरीर किसी कारणवश क्या होता है, टुकड़ों में विभाजित हो जाता है या नष्ट हो जाता है, ये बोल सकते हैं, ठीक है। नष्ट होकर वही भाग क्या करता है, पुनः नए जीव का निर्माण, नए जीव का निर्माण करता है, ठीक है। कल की क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ ही लिया था। यहाँ पर हमने इसमें उदाहरण भी देखा था कि पुनरुद्भवन की जो विधि है वो किस प्रकार के जीवों में देखी जाती है। हमने कहा प्लेनेरिया जैसे जीवों में देखी जाती है, प्लेनेरिया, ठीक है। यहाँ तक हमने कल पढ़ ही लिया था। आज हम पढ़ेंगे एक तो मुकुलन क्या होता है, मुकुलन जो अलैंगिक जनन की विधि है किस प्रकार के जीवों में देखी जाती है, या मुकुलन जो है वो कैसे होता है। नेक्स्ट बीजाणु समासंग की बात करेंगे, और अगला है कायिक प्रवर्धन, ठीक है। ये 3 विधियां हैं जो आज हमें पढ़नी है। तीनों विधियां किसकी है, हमने कहा अलैंगिक जनन की है, अलैंगिक जनन, ठीक है, जिसमें क्या नहीं होते, नर और मादा नहीं होते हैं, एक ही जीव पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट जो अगली विधि हमारे पास है मुकुलन, मुकुलन। मुकुलन में बात करें, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, यह अलैंगिक जनन की, अलैंगिक जनन की एक विधि है, विधि है, ठीक है। मुकुलन में बात करें तो मुकुलन में जब जीव होते हैं तो जीव जो है उनके शरीर पर कुछ उभार देखे जाते हैं, और उन उभारों को हम क्या नाम देते हैं, मुकुल, ठीक है। इस विधि में, इस विधि में जीवों के शरीर पर, जीवों के शरीर पर कुछ उभार देखे जाते हैं, कुछ उभार देखे जाते हैं, देखे जाते हैं। ये जिन्हें हम उभार कह रहे हैं ये यहाँ पर क्या कहलाते हैं, मुकुल कहलाते हैं। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, यह उभार क्या कहलाते हैं, मुकुल, मुकुल कहलाते हैं, मुकुल कहलाते हैं, ठीक है। अब ये जो मुकुल है ये क्या होते हैं, हमने कहा पैतृक जीव से जुड़े होते हैं, और पैतृक जीव से जुड़े होने के साथ ही क्या करते हैं, वहाँ पर कुछ माध्यम में वृद्धि करते हैं। तो अगला क्या हो जाएगा, यह मुकुल यह मुकुल पैतृक जीव से, पैतृक जीव से जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है। साथ ही में अगला पैतृक जीव से, पैतृक जीव से अलग होकर, अलग होकर माध्यम में, या हम ये भी बोल सकते हैं अनुकूल माध्यम, अलग होकर अनुकूल, अनुकूल माध्यम में, अनुकूल माध्यम में वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अलैंगिक जनन की एक और विधि जिसे हम पढ़ रहे हैं, मुकुलन की बात कर रहे हैं। मुकुलन में क्या पढ़ा हमने कि अलैंगिक जनन की एक विधि होती है जिसमें क्या देखा जाता है, जीवों के शरीर पर कुछ उभार दिखाई देते हैं, ठीक है। ये उभार क्या कहलाते हैं, मुकुल कहलाते हैं। और ये मुकुल क्या करते हैं, पैतृक जीव से प्रारंभिक अवस्था में जुड़े रहते हैं। जुड़े रहने के पश्चात ये अलग होकर माध्यम में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसमें, अनुकूल माध्यम में, या अनुकूल माध्यम, अनुकूल माध्यम
मिलने पर पुनः नए जीव का निर्माण, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं नई संतति का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक बार इसको समझेंगे कैसे, या फिर ये जो जनन है, जो मुकुलन है, वो किस प्रकार के जीवों में देखा जाता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मुकुलन के उदाहरण। उदाहरण की बात करें तो इसमें पहला मुकुलन हाइड्रा जैसे जीवों में देखा जाता है। ठीक है, अब हाइड्रा जैसे देखो इधर किस प्रकार होता है ये मुकुलन। ठीक है, कुछ हाइड्रा जैसे जीव हमें कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं। ये जो हाइड्रा है, इनमें धीरे धीरे क्या देखा जाता है, इनमें उभार उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उभार उत्पन्न होते हैं। ये उभार क्या होते हैं, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मुकुल। ठीक है, मुकुल। ये उभार बनने के बाद जो पैतृक शरीर है उससे क्या हो जाते हैं, बिल्कुल अलग हो जाते हैं। यानी कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं हम इसको। ठीक है, ये उभार क्या होते हैं, पैतृक जीव से अलग होकर, ठीक है, पैतृक जीव से अलग होकर पुनः एक नए जीव का निर्माण करते हैं। ठीक है, पुनः नए जीव का, यानी कि इसमें जो है वो क्या देखा जाता है, कोशिकाओं का अलग होना या कोशिकाओं का पुनः निर्माण होना देखा जाता है। या फिर इसे हम ये भी कह सकते हैं, देखो इधर, हाइड्रा जैसे जीव जिनमें हमें क्या दिखाई देते हैं, कुछ मुकुल दिखाई देते हैं, कुछ संरचनाएं उभरी हुई दिखाई देती है। क्या है ये, मुकुल। ठीक है, ये मुकुल क्या करते हैं, अनुकूल माध्यम होने पर जीवों के शरीर पर वृद्धि करना प्रारंभ कर देते हैं। मतलब क्या, ये यहाँ पर जो है वो नई कोशिकाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं। ये मुकुल है, ये अपनी ही कोशिकाओं में क्या करने लग जाता है, वृद्धि करने लग जाता है। ठीक है, और वृद्धि करके धीरे धीरे वृद्धि करके क्या करता है, पूरे एक नए जीव का निर्माण पैतृक जीव से अलग होकर, पुनः एक नए हाइड्रा या नए जीव का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है यहाँ पे, ये हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन की बात करें जिसमें विखंडन, मुकुलन और पुनरुद्भवन तीनों विधियां हमारे पास हो चुकी है। मुकुलन में अभी कौन सा उदाहरण देखा हमने, मुकुलन में हाइड्रा जैसे जीवों में देखा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो दो कौन सी हमारे पास, एक तो है बीजाणु समासंग और दूसरा है कायिक प्रवर्धन। नेक्स्ट विधि कौन सी है हमारे पास में, बीजाणु समासंग। ठीक है, इस विधि में क्या देखा जाता है, या फिर ये किस प्रकार की विधि है जिसे हम समझते हैं, यहाँ पर अलैंगिक जनन की एक विधि है। ठीक है, जिसमें कुछ बीजाणु कोशिकाएं जो होती है वो बीजाणु धानियों का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, बीजाणु
धानियों का, ठीक है। ये बीजाणुधानी किस प्रकार से, ये बीजाणुधानी हमें कुछ गुच्छ के रूप में दिखाई देती है। किस रूप में दिखाई देती है? सूक्ष्म गुच्छों के रूप में दिखाई देती है। ये गुच्छे जिनमें क्या होते हैं, हमने कहा बीजाणु कोशिकाएं उपस्थित होती है, बीजाणु कोशिकाएं उपस्थित होती है। और ये बीजाणु कोशिकाएं क्या करती है, यहाँ से इस भित्ति को अलग होने पर, इस भित्ति के अलग होने पर हवा के द्वारा पर्यावरणीय माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है। और माध्यम में प्रवेश करने के बाद अनुकूल परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, ठीक है। तो यहाँ पर बीजाणु समासंग में हम क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट, यह अलैंगिक जनन की एक विधि है, ठीक है। इसमें क्या बोल सकते हैं, बीजाणु समासंग में बीजाणुओं का निर्माण, बीजाणु जैसी सूक्ष्म संरचनाओं का निर्माण, सूक्ष्म संरचनाओं का निर्माण देखा जाता है। अगला पॉइंट क्या हो सकता है इसमें? यह सूक्ष्म बीजाणु गुच्छ के रूप में उपस्थित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? यह गुच्छ की ऊपरी कोशिका भित्ति के टूटने पर यह बीजाणु वायु के माध्यम से वातावरण में प्रवेश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या देखा जाएगा कि अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें क्या होंगे, बीजाणु जैसी सूक्ष्मतम संरचनाएं होंगी, ठीक है। और वो बीजाणु कैसे दिखाई देंगे? हमने कहा एक गुच्छी के रूप में, बिल्कुल ऐसे होंगे, ठीक है। जब बीजाणु की कोशिका भित्ति यहाँ से कुछ इस प्रकार से टूटती है तो ये जो बीजाणु है ये क्या करेंगे, वातावरण में बाहर की ओर प्रवेश करेंगे। बाहर की ओर किसके माध्यम से? हमने कहा वायु के माध्यम से। वायु के माध्यम से प्रवेश करने पर क्या देखा जाएगा? नेक्स्ट, अनुकूल परिस्थितियाँ, हमने कहा वातावरण में प्रवेश करेंगे। अगला, अनुकूल परिस्थितियाँ मिलने पर यह सूक्ष्मतम बीजाणु नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सी विधि पढ़ी हमने कहा बीजाणु समासंग वाली एक विधि पढ़ी, बीजाणु समासंग, जिसमें क्या देखा जाता है? हमने कहा सूक्ष्म बीजाणु मिलकर के क्या करते हैं, नए जीव का निर्माण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी आ जाएगी? कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन
ठीक है। कायिक प्रवर्धन की बात करें तो ये भी क्या है, हमने कहा एक प्रकार से अलैंगिक जनन की एक विधि है, अलैंगिक जनन की विधि है। ठीक है, यह जो अलैंगिक जनन की विधि है यह किस में देखी जाती है, हमने कहा यह पादपों में देखी जाती है, यह पादपों में देखी जाती है, अर्थात हम क्या बोल सकते हैं कि पादप जो होते हैं वो कायिक जनन के द्वारा क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं या जनन करते हैं। पादप में उपस्थित कायिक भाग, हमने क्या कहा, पादप में उपस्थित जो कायिक भाग होंगे, जैसे हम क्या बोल सकते हैं, जड़, तना और पत्ती कह सकते हैं, जड़, तना और पत्तियां। ठीक है, तो पादप के जो कायिक भाग हैं ये कायिक भाग क्या करते हैं, जड़, तना, पत्ती के रूप में उपस्थित होते हैं और जड़, तना, पत्ती के द्वारा क्या देखा जाता है, नए भाग या नए कायिक भाग बोल सकते हैं या फिर नए पादप का निर्माण होता है, नए पादप का निर्माण होता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा कि पादपों में देखी जाती है, पादपों में भी कौन से भाग होते हैं, हमने कहा कायिक भागों की सहायता से। ठीक है, तो अगला पॉइंट, पादप में उपस्थित कायिक भाग के द्वारा नए पादप का निर्माण देखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कायिक प्रवर्धन हम पढ़ रहे हैं, कायिक प्रवर्धन, इसमें बात करें तो कायिक प्रवर्धन की विधियां हो सकती है जो पादपों में भिन्न भिन्न रूपों में देखी जा सकती है। तो कायिक प्रवर्धन की विधियों में बात करें तो कायिक प्रवर्धन में प्राकृतिक तथा कृत्रिम विधियां सम्मिलित की जाती है, ठीक है, कायिक की बात कर रहे हैं, यानी कि कायिक भाग कौन कौन से, हमने कहा एक तो जड़ है, ठीक है, एक तना है और एक पत्ती है। ये तीनों क्या है, हमने कहा पादप के कायिक भागों में आते हैं। तो कायिक प्रवर्धन की बात करें तो हमने कहा एक तो क्या हो सकता है, प्राकृतिक हो सकता है, और दूसरी विधि कौन सी हो सकती है, कृत्रिम हो सकती है। प्राकृतिक विधि की बात करें तो प्राकृतिक में क्या देखा जाएगा कि जो पादप है वो अपने अनुसार बन रहा है, प्रकृति के अनुसार। पादप जो है वो किसके अनुसार बन रहा है, अपने आप बन रहा है या प्रकृति के अनुसार बन रहा है। कृत्रिम विधियों में बात करें तो कृत्रिम विधियों में जो पादप है वो किस प्रकार बनेगा, हमने कहा मानव निर्मित होगा या मानव के द्वारा ऐसी परिस्थितियां बनाई जाएगी जिसमें कि वो पादप क्या कर सके, वृद्धि कर सके। ठीक है, तो इसमें दो विधियां, पहली तो कौन सी हो गई, प्राकृतिक विधि, दूसरी कृत्रिम विधि। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कायिक प्रवर्धन में विधियां, पहली कौन सी हमारे पास में, हमने कहा प्राकृतिक विधि, ठीक है, और दूसरी कौन सी है, कृत्रिम विधि। प्राकृतिक विधि की बात करें तो प्रकृति के अनुकूल रहना या अनुकूल परिस्थितियों में क्या करना, वृद्धि करना, परिवर्धन करना। कृत्रिम की बात करें तो मानव निर्मित होना या मानव के द्वारा ऐसी परिस्थितियों का बनाया जाना जिसमें कि क्या कर सके, पादप वृद्धि कर सके। तो पहली विधि के बारे में लिखेंगे हम प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि में और क्या कह सकते हैं कि पहला तो क्या, अनुकूल परिस्थितियां होंगी। फर्स्ट, इसमें पादप
या पादप के कायिक भाग, पादप के कायिक भाग अनुकूल परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों में वृद्धि कर, अनुकूल परिस्थितियों में वृद्धि कर नए पादप का निर्माण करते हैं, नए पादप का निर्माण करते हैं। तो प्राकृतिक विधियों में हम क्या कह रहे हैं कि इसमें जो पादप होते हैं, पादप के कायिक भाग, वही जड़, तना और पत्ती की बात करें तो पादप के कायिक भाग अनुकूल परिस्थितियों में वृद्धि करके नए पादप का निर्माण करते हैं। तो इसमें और कौन से उदाहरण हो सकते हैं प्राकृतिक विधि में? उदाहरण की बात करें, ठीक है, हमने कहा कायिक भाग कौन से? कायिक भागों के द्वारा नए पादप का निर्माण, नए पादप का निर्माण, ठीक है। तो पहला कौन सा आ जाएगा इसमें? हमने कहा जड़, दूसरा तना और तीसरा पत्ती, ठीक है। जड़ में बात करें तो जैसे शकरकंद हो गया, जड़ में शकरकंद, ठीक है। तने वाले भाग में बात करें तो आलू हो गया, ठीक है, आलू हो गया, या फिर हम और क्या बोल सकते हैं? अदरक, ठीक है। और इसमें तीसरा क्या बोल सकते हैं हम? ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम, ठीक है। ये तीनों विधियां कौन सी? हमने कहा प्राकृतिक है। प्राकृतिक में कौन से भाग होंगे? कायिक भाग होंगे। कायिक भाग में पहला जड़, दूसरा तना और तीसरा पत्ती। जड़ के उदाहरण देखें तो शकरकंद जैसे पादप हो गए, तने का उदाहरण देखें तो आलू हो गया और अदरक हो गया, ठीक है। पत्तियों की बात करें तो ब्रायोफिलम जैसे पादप हो गए, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसकी कृत्रिम विधियां, ठीक है। कृत्रिम विधियों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज जो हमने पढ़ा उसको एक बार आप रिवाइज करके आइएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। धन्यवाद।